हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बेहतरीन होंगे। दोस्तों, जो एमडीयू के फॉर्म निकले हुए हैं पीएचडी के, आज उसकी बात करेंगे। उसकी लास्ट डेट है 12 जनवरी 2022 से, यानी कि कल। मैं आज 11 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये वीडियो भी आपके सामने 11 तारीख को ही आ जाएगा। तो जो 12 तारीख है पीएचडी से रिलेटेड, पीएचडी के फॉर्म से रिलेटेड, उसमें ना दो प्रकार के बड़े कन्फ्यूजन आपके सामने आ रहे हैं। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स इंस्टाग्राम पे बार बार वो पूछ रहे हैं। पहली बात पूछ रहे हैं कि सर मेरिट के बारे में बड़ा कन्फ्यूजन है कि मेरिट किस प्रकार से बनेगी। दूसरा जो कन्फ्यूजन है वो है कि नील सीट के बारे में। कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं कि उनके अंदर नील सीट शो कर रखी है, तो उसका क्या होगा। तो ये जो दो क्वेश्चन है, इनका जवाब देने की यहाँ पे मैंने कोशिश की है। यदि आपका कोई और भी क्वेश्चन इससे अलग बनता है तो आप इंस्टाग्राम पे जो हमारा क्वेस्ट इंडिया बगैर स्पेस दिए उसके ऊपर आप पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और यदि आप इस चैनल पे यानी कि यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो दोस्तों विद इन आवर, 1 घंटे के अंदर आप पूछेंगे तो मुझे बड़ी सहूलियत होती है कि मैं उसका जवाब दे दूंगा। बाद में थोड़ा सा बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं तो मैं अटेंड नहीं कर पाता हूं। बाद में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पे जरूर पूछिएगा। हाँ दोस्तों, एक अपील मैं आपसे करना चाहता हूं कि आप हमारा चैनल है जो यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी के साथ में आप लाइक भी जरूर कर कीजिए। कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हो सकते हैं जिनको पता नहीं चला होगा अभी एमडीयू के फॉर्म निकले हुए हैं, तो उनके लिए एक अलर्ट हो जाएगा, उनके लिए एक प्रकार का मैसेज हो जाएगा कि वो फॉर्म अपना भर सकते हैं लास्ट दिन के दौरान। तो दोस्तों आइए उसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपकी मेरिट बनेगी यदि आप पीएचडी की में अप्लाई कर रहे हैं एमडीयू के अंदर। और इसी के साथ में यदि आप कुरुक्षेत्र को कंपेयर करेंगे ना, लगभग सा समान है, परंतु उसके अंदर अंतर है। उस वीडियो में मैंने डाल रखा है। और यदि आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पीएचडी फॉर्म से रिलेटेड आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आप जाइएगा, वहाँ पे इसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए इसको देख लेते हैं और इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्राइटेरिया क्या है, परंतु क्राइटेरिया देखने से भी पहले एक जो दूसरा क्वेश्चन है ना हमारे सामने जो आया है, जो सबसे ज़्यादा हमारे व्यूवर्स ने पूछा है, और वो पूछा है कि सर जो नंबर ऑफ सीट हैं उसमें कई सब्जेक्ट में नील दे रखा है और उसका क्या करें। अब देखिए कि ये जो वैकेंसी की लिस्ट है ना, ये हमारे सामने है और डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे नंबर ऑफ सीट दे रखी हैं। जैसे यहाँ पे आप सीट देखोगे तो 6 सीट हैं और यहाँ पे यूआरएस के लिए 3 सीट हैं। इसी प्रकार से बायो इन्फॉर्मेटिक्स की नील है। यहाँ पे केमिस्ट्री और कॉमर्स की भी आपको नील मिलेगी, परंतु यूआरएस के लिए आपको 4 सीट यहाँ पे मिलेंगे। और जैसे ऐसे ही आप देखोगे तो कई सारे और सब्जेक्ट हैं, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक है, नील हैं। इसी प्रकार से जेनेटिक है, फोरेंसिक साइंस है, ज्योग्राफी है। पर्टिकुलरली ज्योग्राफी का भी कई क्वेश्चंस हमारे जो व्यूवर्स ने पूछे हैं, वो पूछे हैं कि सर ज्योग्राफी के अंदर सीट नील है, यूआरएस की भी नील हैं, फोरेंसिक साइंस के अंदर भी नील हैं। तो इसका क्या करें। देखिए कि जब यूनिवर्सिटी ही सीट नील दिखा रही है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अब वो तो सारा का सारा डिपेंड उस पर करता है कि वहाँ पे प्रोफेसर कितने हैं, रिसर्च के गाइड कितने हैं, और यदि रिसर्च सुपरवाइजर उनके पास अवेलेबल ही नहीं है तो फिर वो सीट दिखाएंगे कहाँ से। तो इसी प्रकार है कि प्रोफेसर के लिए अलग से सीट एलोकेटेड होती हैं, सबसे ज़्यादा होती हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अलग से होती हैं, उसके पास दूसरे नंबर की होती हैं। जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनके पास सबसे कम होती हैं, 4 सीट ही होती हैं। यानी कि एक साथ में 4 रिसर्च स्कॉलर को वो ले सकते हैं, यानी पीएचडी कंटिन्यू 4 कैंडिडेट की वो एक साथ में कर सकते हैं। ये तो सारा का सारा डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। उसके अंदर कैंडिडेट कुछ भी नहीं कर सकते, ना हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जितनी अवेलेबिलिटी है, जितने संसाधन है, जितने रिसोर्स हैं, उसी के अनुसार यूनिवर्सिटी ये काम देती है। परंतु जो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि सर क्राइटेरिया कैसे बनेगा, यानी कि मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनेगी, उसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं। ये टेबल मैंने खुद बनाई है, तो इस टेबल के अंदर चूक होने की गुंजाइश हालांकि कम है, फिर भी कोई चूक हो जाती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट की। आपको पता है कि एंट्रेंस टेस्ट आपका 100 नंबर का होगा। 100 नंबर के अंदर 50 आपका रिसर्च एप्टीट्यूड आएगा और 50 नंबर आपके होंगे वो होंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं। और यहाँ पे 50 नंबर जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक और दोनों को मिला के जो आपके 100 मार्क्स होंगे, इन 100 मार्क्स में से आपका जो स्कोर लगेगा वो 70 का लगेगा। वो 70% कैसे लगेगा, इसमें कई हमारे दोस्त वो कंफ्यूज थे। 70% आपके नंबर लगने हैं। आप मान के चलिए कि आपके मार्क्स यहाँ पे कितने आएंगे। हम मान के चलते हैं कि आपके मार्क्स आए 60, यानी कि आउट ऑफ 100 आपके मार्क्स आए 60। अब 60 मार्क्स आए तो इनकी वेटेज तो 70% ही लगनी है। तो हमने किया है इसको 60 इंटू में 70, क्योंकि क्राइटेरिया 70 का है, 70% वेटेज दी गई है एंट्रेंस टेस्ट को, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से।
जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 42। यानी यदि आपके 60% मार्क्स आए किसमें, एंट्रेंस टेस्ट में, तो आपको मिलेंगे 42 मार्क्स जब आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद में अंडर ग्रेजुएट के अंदर आपके कितने नंबर हैं, हम मान के चलते हैं कि आपके 60% वहाँ भी आए हुए हैं, और यदि 60% आपके आए हैं तो 60 और फिर इंटू में आप करेंगे कितना, वही 7.5, और 7.5 डिवाइड बाय आप करोगे 100, और जब आप ऐसा करोगे तो आपका स्कोर कितना आएगा, 4.5। मतलब क्या है कि आपके मार्क्स 7.5 जो लगने थे, यदि आपके 100% मार्क्स होते परंतु आपके मार्क्स आए हैं 60, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपके मार्क्स लगेंगे 4.5। और पीजी के अंदर बात करें तो वही सेम है, हम इसको यहाँ भी मान के चलते हैं कि आपके मार्क्स आए हैं वही, और वाई हैं आपके 60%। इसी प्रकार से यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो 4.5% मार्क्स हो जाएंगे। अब उसके बाद में आता है गोल्ड मेडल। जो गोल्ड मेडलिस्ट कैंडिडेट उसके 5 नंबर मिलेंगे, परंतु गोल्ड मेडलिस्ट कैंडिडेट तो एक ही होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं 2021 का एक है, फिर 2020 का होगा, फिर 2019 का होगा, तो 3-4 कैंडिडेट हो सकते हैं। तो ये नंबर तो बहुत ही कम रेयर स्टूडेंट्स को मिलते हैं, 5 नंबर यहाँ पे ये मिल जाते हैं। और उसके बाद में इंटरव्यू के हैं 10 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर आपके डोमेन के होते हैं और 5 नंबर होते हैं आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के। तो जो डोमेन नॉलेज है आपका उसके 5 नंबर, रिसर्च एप्टीट्यूड के 5 नंबर, टोटल हो जाते हैं आपके 10 नंबर। यदि हम इन सब को कैलकुलेट करेंगे और इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो इस प्रकार स्कोर आता है टोटल आपका 100, यानी मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हैं 100। 100 में से आपकी परसेंटेज लगनी है, 100 में से आपके मार्क्स काउंट हो रहे हैं, और इसी प्रकार से यहाँ पे हो गए 100, और इधर इनको आप कैलकुलेट करोगे, जो हमने 60% का क्राइटेरिया यहाँ पे मान के चला है कि आपके 60% मार्क्स आए होंगे, क्योंकि पीजी के अंदर तो 55 की ज़रूरत होती है, उसके बगैर तो आप अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। और इस प्रकार से हमने 60 का एक क्राइटेरिया सा ले लिया सिंपल सा, तो आपके टोटल मार्क्स हुए 66। अब जब आप मेरिट में फाइट करेंगे तो 66 आपके मार्क्स लगेंगे। किसी कैंडिडेट के मान के चलो 70 आ गए, तो किसी के 69 आ गए, आपके 66 आए हैं, उसी अनुसार आप मेरिट आपकी काउंट होगी। परंतु यहाँ पे एक कन्फ्यूजन और है हमारे व्यूअर्स में, और वो पूछेंगे कि सर टैली हो जाए तो। देखिए, यदि टैली आपका हो जाता है तो सिंपल सी बात यहाँ पे एज को दी जाएगी। मतलब क्या है, एज फैक्टर, कि जिसकी ज़्यादा एज होगी उसका सिलेक्शन होगा। मान के चलिए 1 दिन का भी किसी का फ़र्क है, 1 दिन का, कोई 1 जनवरी को पैदा हुआ है, दूसरा कैंडिडेट मान के चलो 2 जनवरी को पैदा हुआ है, तो प्रेफर किसको किया जाएगा, 1 जनवरी वाले कैंडिडेट को प्रेफर यहाँ पे किया जाएगा। मान के चलो ये भी सब कुछ सेम हो जाता है, दोनों कैटेगरी के अंदर भी टैली हो जाता है, तो इस सिचुएशन के अंदर फिर क्या होगा। उसके बाद में एक और नई बात आती है, वो आती है अल्फ़ाबेटिकली। जिसका पहले आएगा, मान के चलो किसी का अभिनंदन नाम है, ए से शुरू है, तो उसको क्या किया जाएगा, प्रेफर किया जाएगा। एम वाले कैंडिडेट को मान के चलिए मनीष नाम है उसको प्रेफर नहीं किया जाएगा, ए वाले कैंडिडेट को यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। तो ये सारी सूचना आपके एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड। यहाँ पे एक बात और है कि कई कैंडिडेट पूछेंगे सर मेरा JRF है वगैरह वगैरह, इनको एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत ही नहीं है, इनकी सीधी मेरिट बनेगी। उसका क्राइटेरिया भी अलग से बनाया हुआ है कि JRF के कितने मार्क्स मिलेंगे, यानी JRF वाले को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, फिर उसके बाद में क्या होगा कि नेट वाले को फिर उसके बाद में प्रेफर किया जाएगा, फिर URS वाले को उसके बाद में प्रेफर किया जाएगा। इस प्रकार से URS नहीं, यहाँ पे आप इसको समझिए कि मान के चलिए कोई टीचिंग जॉब में है, उसको प्रेफर अलग से किया जाएगा, उसके मार्क्स अलग से हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पे और भी कैंडिडेट आ जाते हैं, किसी ने मान के चलो कोर्स वर्क पूरा कर रखा है, उसको भी अलग से वेटेज दी जाती है। तो इनको यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, इनका जो मेरिट लिस्ट है इनकी अलग से बनेगी। तो ये है कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आपका क्राइटेरिया है जो प्रिपेयरिंग है मेरिट लिस्ट उसके अनुसार। तो मुझे लगता है कि जो आपके कन्फ्यूज़न थे मेरिट लिस्ट से रिलेटेड या फिर आपका सीट से रिलेटेड, वो आपके दूर हो गए होंगे। दोस्तों ये था आज का कंटेंट, उम्मीद करता हूँ ये आपको बारीकी से समझ में आया होगा। यदि आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछिएगा, उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपका 1 घंटे के बाद में कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिए, वहाँ पे जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।